पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। सब्सक्राइब करें NS नाउ। साथियों, आप लोग लगातार देख रहे होंगे कि हम लोगों की समस्याओं का समाधान तो हो नहीं पा रहा, नई नई समस्याएं अलग से उत्पन्न हो जा रही हैं। जो हमारी मूल समस्याएं हैं वो तो अभी निराकरण उनका हो नहीं पाया और नई नई समस्याएं जन्म ले रही हैं। इसलिए उन समस्याओं में जोड़ते हुए हम लोगों को इन बड़ी समस्याओं को पहले समझना होगा, इनका निराकरण कराना होगा और हर हाल में इन समस्याओं से हम सबको बचना होगा। तो जो समस्याएं हमारी बढ़ती जा रही हैं, उन समस्याओं का निराकरण कैसे हो, उसके लिए लगातार आप देख रहे हैं कि संगठन काम कर रहा है। आज संयोग से आपके इस छोटे भाई का जन्मदिन भी है। इसके लिए मैं देख रहा हूँ कि आज सुबह से ही फेसबुक, व्हाट्सएप, मैसेंजर, अन्य फ़ोन कॉल्स, मैसेजेस, जितने भी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, लगातार सुबह से हमको आशीर्वाद दे रहे हैं और हमको अपने सुवचनों से जो आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, उन सब के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सबके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आप सबका यह प्यार, आप सबका यह विश्वास ही है जो हमको घर में नहीं बैठने दे रहा, विषम से विषम परिस्थितियों में भी हमको घर से बाहर ले जा रहा। और जब रात होती है तो सोचते हैं कि कल थोड़ा आराम करेंगे, लेकिन सुबह होते ही मन में विचार आता है कि आगे बढ़ो। हमारे पीछे 1.5 लाख परिवार बहुत आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। उनके लिए चलना होगा, कितना भी कष्ट हो, कितनी भी मुसीबत हो, चाहे आर्थिक समस्या हो, चाहे पारिवारिक समस्या हो, लेकिन फिर भी हमको चलना होगा, क्योंकि सफलता एक प्रयास से नहीं मिलती है, लेकिन लगातार प्रयास करने से सफलता जरूर मिलती है और सफलता जरूर मिलती है। कभी कभी क्या होता है कि छोटे से छोटा प्रयास करने से सफलता नहीं मिलती है, लेकिन कभी क्या होता है कि एक छोटे से प्रयास से ही सफलता मिल जाती है। इसलिए मैं निकल पड़ता हूँ और आप सबके विश्वास को लेकर के कि आज हो सकता है कुछ अच्छा हो जाए, आज उनसे मिलने पे शायद कुछ अच्छा हो जाए, और इसी आशा और विश्वास के साथ लगातार मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो बात आई मुसीबतों की, तो हम लोगों का स्थायीकरण तो अभी नहीं हो पाया, हम लोगों को अभी समान कार्य समान वेतन नहीं मिल पाया, हम लोगों को मेडिकल सुविधा भी नहीं मिल पाई, हम लोगों को सामूहिक बीमा की व्यवस्था नहीं हो पाई, और एक बहुत छोटी समस्या है सरकार के लिए और हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है मूल विद्यालय वापसी और महिला बहनों को उनके पति के ससुराल के पास स्थानांतरित करने की। सरकार के लिए बहुत छोटी समस्या है, और आप यकीन करिए कि यह जो डिजिटल व्यवस्था सरकार ने किया है अटेंडेंस की, आप एक बार सोच करके देखिए। जो हमारे साथी कभी कभी लिखते हैं, कमेंट में पढ़ता हूँ, समय मिलता है तो लिखते हैं कि आप मूल विद्यालय के चक्कर में क्यों पड़े हैं, आप सीधे मानदेय बढ़वाइए। साथियों, एक बार खुद सोच करके देखिए कि जो हमारा भाई या हमारी बहन घर से 70 से 80 किलोमीटर प्रतिदिन विद्यालय जा रहे हैं, उनका 200 रुपये का पेट्रोल मोटरसाइकिल में लग रहा है, और अगर वह स्कूल आधा घंटा देर से पहुँचे, कारण कुछ भी हो सकता है, रोड में जाम हो सकता है, रेलवे क्रॉसिंग बंद हो सकती है, बरसात हो सकती है, या अन्य तमाम कारण ऐसे हैं जिनसे अगर आधा घंटा भी लेट हुए तो पता चला जो 333 रुपये हमें मजदूरी मिलती है, हम उससे भी हाथ धो बैठेंगे। एक बार सोचिए उन हमारे साथियों के लिए कि आखिर कैसे कैसे वह नौकरी कर पाएंगे। क्या यह संभव है कि 333 रुपये मिलने वाला व्यक्ति 200 रुपये खर्च करके जाए और उसको 333 रुपये भी ना मिले, तो कैसे वो नौकरी करेगा, कैसे वह इतनी दूर जा करके काम कर पाएगा। तो इसलिए हम मानते हैं वह मूल विद्यालय नहीं आए, उस समय तत्काल समय में उनकी थोड़ी सी गलती हो सकती है, लेकिन है तो हमारे भाई बहन, इसीलिए वह समस्या भी बहुत विकट है, उसका भी समाधान होना बहुत ज़रूरी है। जो हमारी बहनों की शादी दूसरे जनपद में हो गई है, उनको भी जाना अति आवश्यक है, इसलिए हम उनकी पैरवी कर रहे हैं कि 20,000 हमारे साथी इससे प्रभावित हो रहे हैं। हम उन 20,000 साथियों को कैसे अकेले छोड़ दें, इसलिए मूल विद्यालय की बात होती है। समान कार्य समान वेतन की बात तो हो ही रही है, जिस पटल पे बैठते हैं हर पटल पे मूल विद्यालय की बात होती है, और हर पटल पे महिलाओं को उनके ससुराल के निकट भेजने की बात होती है। इसके लिए अभी सोमवार से लेकर के आज तक लगातार हम बताएंगे किन किन से मुलाकात हुई और क्या क्या वार्ता हुई। और दूसरी बात, जो आप लोग कहते हैं मूल विद्यालय को छोड़ो, इनको छोड़ो, उनको छोड़ो, तो आप तो छोड़ सकते हैं, लेकिन हमारे परिवार में 1.5 लाख लोग हैं, हम एक एक साथी को लेकर के चलने के लिए आए हैं।
अभी एक बहुत बड़ी बात हो रही थी। कल हम लोग बैठे थे, हमारे संगठन के सभी पदाधिकारी थे, संगठन के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय शिव कुमार शुक्ला जी थे, प्रदेश कोषाध्यक्ष रमेश चंद्र मिश्रा जी थे, प्रदेश के संगठन मंत्री श्री राम द्विवेदी जी थे और प्रदेश के वर्तमान में संयोजक और संगठन को तैयार करके छोटे से पौधे को एक विशाल वृक्ष बनाने वाले, फलदार वृक्ष बनाने वाले हमारे महामंत्री पद की शोभा बढ़ाने वाले संगठन से लेकर के आज तक इन्होंने केवल हमको ये जिम्मेदारी दी है कि अब मेहनत करो। ऐसी शख्सियत आदरणीय श्री पुनीत चौधरी जी भी हमारे साथ में थे। कल बात हो रही थी कि जो टीटी पास शिक्षा मित्र हैं उनकी भी लड़ाई अगर कोई लड़ेगा तो संगठन ही लड़ेगा, बाकी किसी और कोई आदमी इसके लड़ नहीं सकता, न सरकार से न शासन से। इसकी लड़ाई कोई लड़ेगा तो संगठन ही लड़ेगा। लोग कोर्ट में पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, लेकिन असली लड़ाई अगर कोई लड़ेगा तो संगठन ही लड़ेगा। उसके लिए जब आगे शिक्षक की भर्ती आएगी उसमें लड़ाई लड़नी होगी और उससे पहले भी हम लोग अपनी मांग करेंगे तो संगठन के माध्यम से करेंगे। हमारे लिए एक शख्स, हमारे लिए एक शिक्षा मित्र आवश्यक है। हमें सबकी लड़ाई लड़नी है और सबके लिए हमें प्रयास करना है। अभी एक लड़ाई और लड़नी है। बहुत सारे हमारे लोग हैं, समस्याएं विकराल होती जा रही हैं। इन्हीं सब चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए अभी पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय हो चाहे जूनियर हाई स्कूल का विद्यालय हो, सभी संगठनों ने मिल करके एक संयुक्त संघर्ष मोर्चे का गठन किया गया, जिसमें प्राथमिक विद्यालय में शिक्षण कार्य करने वाले सम्मानित शिक्षक, सम्मानित शिक्षा मित्र साथी, सम्मानित अनुदेशक साथी और सम्मानित विद्यालय के कर्मचारी गणों के एक संगठन को छोड़ करके सारे संगठनों ने, प्राथमिक के सारे संगठनों ने, बेसिक के सारे संगठनों ने, शिक्षा मित्रों के सारे संगठनों ने और अनुदेशक के सारे संगठनों ने, साथ ही जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के संगठन ने और जो हमारे यहाँ कर्मचारी साथी काम करते हैं उनके सभी संगठनों ने एक साथ बैठ करके लगभग 15 संगठनों ने एक मंच पर आकर के सरकार द्वारा थोपे गए इस डिजिटल अटेंडेंस का विरोध करने का मन बनाया है, जो अव्यवहारिक है और कर्मचारी सेवा शर्तों के विपरीत है। सारे संगठन एक जगह आकर के लड़ाई लड़ेंगे, इसमें कहीं से भी किसी को शंका नहीं होनी चाहिए। डिजिटल अटेंडेंस अव्यवहारिक है, इसे तत्काल रूप से वापस लिया जाए, निरस्त किया जाए। शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक व कर्मचारियों को शिक्षण कार्य के अतिरिक्त अन्य सभी कार्यों से मुक्त किया जाए। जनगणना, बाल गणना, पोलियो, जितने भी BLO, जितने भी अन्य कार्य हैं, कोरोना में ड्यूटी लगा देते हो तब शिक्षण कार्य नहीं बाधित होता है। पल्स पोलियो काम कराते हो तब शिक्षण कार्य बाधित नहीं होता है। BLO ड्यूटी कराते हो उसमें शिक्षण कार्य बाधित नहीं होता है। जब चाहे तब ट्रेनिंग पे बुला लो 3-3 दिन के, तब का शिक्षण कार्य बाधित नहीं होता है। आज शिक्षण कार्य बाधित हो रहा है अगर आपके रेलवे क्रॉसिंग के बंद होने से शिक्षक और शिक्षा मित्र आधा घंटे बाद पहुंच रहा है। ये बिल्कुल गलत है, अव्यवहारिक है, इसलिए इसे बंद होना चाहिए पूरी तरह से। तीसरा पॉइंट है कि हम लोगों को भी अन्य कर्मचारियों की भात EL, CL और हाफ CL देने की व्यवस्था की जाए। शिक्षा मित्र और अनुदेशक को नियमित किया जाए और नियमितीकरण की प्रक्रिया पूरी होने तक अन्य राज्यों की भात समान कार्य समान वेतन, या भले ही आप मानदेय करो लेकिन समान कार्य समान मानदेय दो। पुरानी पेंशन बहाल की जाए। ये सब चीज़ें हैं उस फोरम में। जो शिक्षक अपने घर से दूर हैं, चाहे वो शिक्षा मित्र हों, चाहे अनुदेशक हों, चाहे शिक्षक हों, उनको उनके मनमाने जिले में, ऐच्छिक जिले में, जहाँ वो अपने घर के नज़दीक से विद्यालय जा सकें, वहाँ स्थानांतरित किया जाए। उसके बाद आप डिजिटल अटेंडेंस लीजिए, चाहे जो अटेंडेंस लीजिए, हम लोग देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी समस्याओं का समाधान सबसे पहले आप करिए। ये मांगे उस फोरम में तय हुई हैं। सभी सम्मानित पदाधिकारियों का मैं धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि सभी लोगों ने एक राय होकर के इस काले कानून से लड़ने का फैसला किया है और इसकी पहली लड़ाई 15 जुलाई को उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों के जिला मुख्यालय पर श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के यहाँ धरना प्रदर्शन करके की जाएगी और वहाँ से माननीय मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ज्ञापन दिया जाएगा। साथ में आप लोगों को आश्वस्त करना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ की प्रांतीय कमेटी की बैठक 14 जुलाई को लखनऊ में है, जिसमें हमारे सभी सम्मानित जिला अध्यक्ष साथी, सभी सम्मानित प्रांतीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी बैठेंगे और एक बड़ा विचार विमर्श होगा। उसके बाद हम लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए बड़े फैसले लिए जाएंगे, जिससे आपको अवगत कराया जाएगा। हम लोगों के विचार में है, हम लोगों के मन में है कि हम लोग क्या करना चाहते हैं, लेकिन अपने समस्त पूरे संगठन के पदाधिकारियों से सहमति, विचार विमर्श करके काम करेंगे, क्योंकि जब सहमति लेंगे तभी हम सफल होंगे।
हमारे लिए एक एक शिक्षा मित्र साथी आवश्यक है। बिना आपके हम किसी भी जंग में विजय नहीं पा सकते। बिना आपके सहयोग के हम कुछ नहीं कर सकते। आपका एक एक व्यक्ति का सहयोग, एक एक साथी का सहयोग संगठन को चाहिए होगा। इसके लिए हम सभी लोग बैठेंगे और 14 तारीख को बड़े फैसले हम लोग करेंगे। तो डिजिटल अटेंडेंस का विरोध इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे साथी समान कार्य का समान वेतन नहीं पा रहे हैं, घर से 80 से 90 किलोमीटर दूर जा रहे हैं। इन समस्याओं का हमारा समाधान करिए, हमसे डिजिटल अटेंडेंस लीजिए, हम देने के लिए तैयार हैं। कई बिंदु थे जिन पे आज बोलना था, हम लोग बैठक किए, समर्थन लिए, एक दूसरे से बात हुई, सभी लोग एक साथ आए। केवल एक संगठन बचा है, अब चूँकि वो नहीं आए, उनका अपना भी हो सकता है 15 के पहले हम लोग साथ बातचीत हो रही है, आ भी जाएँ। तो सारे पूरे परिसर के लोग एक साथ बैठेंगे तो अवश्य सरकार को यह काला कानून वापस लेना होगा। इस बीच में हम लोगों ने कई सम्मानित अधिकारियों से बात किया है। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी से बात की है। आदरणीय अध्यक्ष जी ने पोस्ट लिखा था, उस पर कुछ लोगों ने टिप्पणी किया था कि जब मिले तो फिर बाद में क्यों बुलाया। तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जब हम लोग माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब के यहाँ पहुँचे तो वो लखनऊ से बाहर कहीं जा रहे थे। उन्होंने कहा कि आप लोग परेशान मत हो, बहुत कई बार आप आ चुके हो, इस बार मैं वापस आऊँगा तो आप लोगों को बुलाऊँगा और वास्तव में आपके साथ मैं बैठ करके कुछ बात करना चाहता हूँ। ये बात थी, इसलिए अध्यक्ष जी ने कहा कि दोबारा बुलाया है। अब कोई व्यक्ति अगर जा रहा है तो तुरंत तो कोई बात नहीं हो सकती है दोबारा, लेकिन जब वो बुलाएंगे तो ज़रूर टेबल टॉक होगा और हमें उम्मीद है कि इस बार जो बात उनसे होगी वो मजबूत बात होगी। और साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम लोग प्रयास हम लोगों का जारी है, मुलाकात भी किए हैं, जारी है प्रयास। और अभी पुनः आप देखेंगे इसी 14 तारीख के बाद आपको संगठन में और शासन में एक नई तरीके की पैरवी देखने को मिलेगी, जिससे हमारी समस्याओं का समाधान जल्दी होगा, यह हमें पूरा भरोसा है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक चाहे जहां जाना पड़े, जैसे पहले दौड़ते थे वैसे ही हमारे संगठन के सभी पदाधिकारी पुनः दौड़ेंगे। हमारे संगठन का एक एक पदाधिकारी अपने अपने स्तर से लगा हुआ है, पहले बताना ठीक नहीं रहता है। आपको इसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। मैं अपने सभी प्रांतीय पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं। और अपने जो हमारे जिला अध्यक्ष साथी, कुछ हमारे जिला अध्यक्ष साथी अपने घर से मेहनत करके अपने व्यय पर संगठन के लिए काम कर रहे हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार देता हूं। और साथ ही हमारे जो शिक्षा मित्र साथी हैं वह लगातार हम लोगों को अपनी ऊर्जा और अपना प्यार देते रहते हैं। मैं उन सबको धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। एक बार पुनः जितने साथियों ने आज जन्मदिन के अवसर पर मुझे अपना आशीर्वाद दिया है, उन सबका मैं पुनः बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने कीमती समय में से निकाल करके आपने हमें अपना आशीर्वाद दिया है। मैं आपसे सबसे छोटा हूं, आपका अनुज हूं। आपका प्यार और यह दुलार हमेशा हमारे साथ बना रहे, यह मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। हमारे भाई फतेहपुर जिला अध्यक्ष सुशील तिवारी जी पार्टी मांग रहे हैं, मैं ज़रूर पार्टी दूंगा। पार्टी तब दूंगा जब हमारा कुछ कल्याण साथियों का हो जाएगा। हमारे शिक्षा में साथियों को सरकार से और शासन से राहत मिलेगी। एक बड़ी पार्टी अपने 1.5 लाख शिक्षा मित्र साथियों को लखनऊ में बुला करके मैं सबको दूंगा, एक बड़ा कार्यक्रम करूंगा और कोई भी इससे अछूता नहीं रहेगा। फिर अभी कुछ चीज़ें हैं जो मैं कल आपसे शेयर करूंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा मित्र।